हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान, अध्याय 6 रहेगा इसमें दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला पाठ जो है हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं दहन और ज्वाला पाठ। तो आपने देखा होगा, आपको पता भी है मोटर गाड़ियां चलाने के लिए कौन से ईंधन की आवश्यकता होती है। तो जो ईंधन है, जो भी चीज़ें हम जला सकते हैं वो सभी ईंधन कहलाते हैं। तो जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी आदि, ये सभी जो हैं क्या हैं, ईंधन होते हैं। तो इनका प्रयोग हम किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे गोबर है, गोबर के उपले बनाते हैं और उनसे फिर खाना भी बनाते थे पहले लोग, अब भी बनाते हैं गांव में। लकड़ी से खाना बनाते हैं, जैसे चूल्हा जलाते हैं। कोयले का उपयोग भी पहले जलाने में करते थे, अब थर्मल पावर प्लांट में और कोयले से चलित रेलगाड़ियाँ चलती थी। कास्ट कोयला है, पेट्रोल है, ये सभी ईंधन हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे आपके पास मोमबत्ती को जलने से आप परिचित हैं, मोमबत्ती कैसे जलती है और कोयला भी कैसे जलता है। तो जब मोमबत्ती जो है वो तो ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन कोयला ज्वाला के साथ नहीं चलता। तो इसी प्रकार अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ ज्वाला के साथ जलते हैं और कुछ बिना ज्वाला के जलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दहन और ज्वाला के बारे में ही समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, दहन क्या है। दहन दहन का मतलब होता है जलना, यानी जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसे हम दहन कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा रावण दहन या होलिका दहन, त्योहार आते हैं, इनमें हम करते हैं। तो दहन का मतलब जलाते हैं, यानी रावण दहन का मतलब रावण के पुतले को जलाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने मैग्नीशियम रिबन को जला के देखा है, तो जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऊष्मा बनती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हम काष्ठ कोयले को टुकड़ा लेकर उसे जलाकर देख सकते हैं कि उससे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो मोमबत्ती को जला के देख सकते हैं। तो काष्ठ कोयला वायु में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, काष्ठ कोयला जब वायु में जलता है तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। ठीक है बच्चों। तो अब दहन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप ये लिखोगे, दहन किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो दहन किसे कहते हैं, जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और उससे ऊष्मा प्राप्त होती है तो उसे हम दहन कहते हैं। तो जिस पदार्थ का दहन करते हैं उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं या ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईंधन। ईंधन ठोस भी है, जैसे लकड़ी, कोयला ठोस अवस्था में है। ईंधन द्रव अवस्था में भी है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। और गैस अवस्था में भी है, जैसे एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है। तो ईंधन तीनों रूपों में पाया जाता है। तो कभी कभी ईंधन जो है के समय ज्वाला के रूप में या लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न करता है। जैसे ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो मैग्नीशियम का रिबन है वो और काष्ठ कोयला है वो दाह्य पदार्थ है, क्योंकि उनको जलाया गया था और वो क्या है, दाह्य पदार्थ या ईंधन है। और जो हमारा शरीर है उसके लिए भोजन जो है हमारे शरीर के लिए ईंधन है। यानी जब शरीर के अंदर भोजन जाता है तो हमारा शरीर मशीन की तरह
कार्य करता है। तो हमारे शरीर रूपी मशीन का ईंधन जो है भोजन है। जो भोजन है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। ठीक है, इसलिए भोजन जो है हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें क्या है, जैसे स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ करेंगे इकट्ठे, और हम इनमें से पता लगाएंगे कि कौन से दाह्य पदार्थ हैं, कौन से नहीं हैं। यानी इनमें से किन पदार्थों को हम जला सकते हैं, किन पदार्थों को नहीं जला सकते। तो आपने इसमें सारणी में इनको लिखना है। जैसे लकड़ी कैसा पदार्थ है, दाह्य पदार्थ है। कागज़ को भी जला सकते हैं, दाह्य पदार्थ। ठीक है, और लोहे की कीलों को नहीं जला सकते, तो आपने यहाँ लिखना है अदाह्य पदार्थ। मिट्टी का तेल जला सकते हैं, तो ये दाह्य पदार्थ है। तो इस तरह से आपने ये टेबल पूरा कर लेना है। ठीक है, पत्थर का टुकड़ा है, स्ट्रॉ है, कास्ट कोयला है, तो ये माचिस की तीलियाँ हैं, कांच है, तो ये आपने टेबल पूरा कर लेना है। अब हम आगे क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6.2 है। तो इसमें देखिए चित्र हैं आपके पास ABC। तो ABC में जो A चित्र है उसमें मोमबत्ती रखी है और गिलास रखा है कांच का, और कांच के गिलास के नीचे 2 लकड़ी के टुकड़े रखे हैं ताकि कांच के गिलास थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। तो हम देख रहे हैं इसमें मोमबत्ती इसमें जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि इसको नीचे से ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए मोमबत्ती जल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे से ये लकड़ी के टुकड़े हमने हटा दिए हैं। तो जैसे ही हम हटाते हैं तो कुछ समय के पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि इसको अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, तो तीसरा जो है C पार्ट, इसमें भी ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रही, तो इसलिए ये मोमबत्ती बुझ गई है। ठीक है बच्चों, तो इस क्रियाकलाप से हमें ये पता लगा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु नहीं जल सकती। तो जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है, दहन के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमने प्रयोग किया है कि वायु के बिना कोई भी वस्तु का दहन नहीं हो सकता। फिर हमने सुना है जैसे जो सूर्य है, सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह एक प्रकार का दहन है? तो जो सूर्य से ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किस कारण से होती है? इसका आंसर है आपके पास, सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं द्वारा होती है। आप इस प्रकार के बारे में आगे जाके पढ़ोगे, अब बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा सूर्य पे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये आपने वैसे याद कर लेना है। आपने यह अवश्य सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो व्यक्ति है जिसके कपड़ों में आग लगी है उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, वायु ना मिल पाए। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, इस व्यक्ति के कपड़ों में जब आग लग गई थी तो इसको चारों तरफ से गीला कंबल अगर हम लपेट देते हैं तो इसके आसपास जो ऑक्सीजन गैस थी जहाँ पे आग लगी हुई थी तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिली इसकी, तो आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार से हम आग बुझा सकते हैं कंबल लपेट के। ठीक है बच्चों, अब आपने ये भी देखा होगा कि जब माचिस गीली हो जाती है तो माचिस की तिल्ली गीली होती है, तब उसको जलाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब वो सूखी होती है तो तिल्ली अपने आप जल उठती है। ठीक है,
और कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव आपने जरूर देखा होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाते हैं तो वह एकदम से जल उठता है, और लकड़ी का टुकड़ा को जलती हुई माचिस की तिल्ली के पास लाएं तो वो इतनी आसानी से नहीं जलता। तो लकड़ी को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का तेल या कागज़ डालते थे, तब जाके उसमें आग लगती है। ठीक है बच्चों। अब आपने ये भी सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में अक्सर आग लग जाती है जंगलों में। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, जंगल में आग लग जाती है क्योंकि सभी चीज़ें सूखी होती हैं और वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। तो इन सभी बातों से आपने देखा कि विभिन्न पदार्थ जो हैं विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। यानी कागज़ जो है उसको जलने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, लकड़ी को जलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग पदार्थ जो हैं अलग अलग ताप पर आग पकड़ते हैं। तो जिस ताप पर कोई भी वस्तु जल जाए तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप का उत्तर क्या लिखोगे आप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लग जाए उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे आपके पास है मिट्टी का तेल होता है, तो कमरे के तापमान पर यानी जितना तापमान मौसम का होता है उस पे कभी भी मिट्टी का तेल या लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। लेकिन जब मिट्टी के तेल को गर्म करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, और लकड़ी को हम बहुत अधिक गर्म करते हैं तब जाके उसमें आग लगती है। तो लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा है, मिट्टी का तेल का ज्वलन ताप कम होता है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि किसी भी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुँचना आवश्यक होता है। यानी अगर हमने किसी भी पदार्थ को जलाना है तो उसको उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है, तभी उसमें आग लगती है। ठीक है बच्चों। तो अब हम एक क्रियाकलाप करके ये देख सकते हैं। जैसे हमने कागज़ की ये इस तरह से कप बना लिया है, तो और एक कागज़ के कप में हमने पानी लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कागज़ का कप जो है जिसमें पानी नहीं है उसको मोमबत्ती की लो के ऊपर ऐसे लगाएंगे तो हम देखते हैं ये कागज़ जो है एकदम से आग पकड़ लेता है, इसमें आग लग जाती है। लेकिन जिस कप में हमने पानी डाला है उसको आग नहीं लगती। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, क्योंकि जो पानी है जब मोमबत्ती से जो भी गर्मी इसको मिल रही है वो पानी में चली जाती है और कागज़ भी ये गीला हो जाता है, जिसकी वजह से इस कागज़ को गीले कागज़ को इसके ज्वलन ताप तक गर्म नहीं किया जा सका, जिसके कारण इसमें आग नहीं लगी। लेकिन ये सूखा कागज़ था तो इसमें आग आसानी से लग जाती है क्योंकि इसको इसके ज्वलन ताप तक गर्मी मिल जाती है, इसलिए इसमें आग लग जाती है और पानी वाले कागज़ के कप में आग नहीं लगती। ठीक है, तो कागज़ जो है जिसमें पानी है उसमें उसका दहन नहीं हो पाता। तो यदि कप को पानी वाले कप को अगर हम गर्म करते रहें तो कागज़ के कप में जो है पानी उबल सकता है। और इसका क्या कारण है, जो पानी है कागज़ के कप को दी जाने वाली जो ऊष्मा है गर्मी है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है, जिससे जल की उपस्थिति में ताप जो है कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह नहीं जल पाता। ठीक है बच्चों। अब आगे है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वो जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहेंगे, जिनका ज्वलन ताप कम है
और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, तो ये सभी ज्वलनशील पदार्थ हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे है, जैसे हम आग पर कैसे नियंत्रण करते हैं, यानी कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं। जैसे घरों में, दुकानों में, कारखानों में कहीं भी आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड को हम बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं। तो जो अग्नि सेवा होती है या फायर ब्रिगेड होती है, तो उसके टेलीफोन नंबर क्या होता है, ये आपने अपने अध्यापक से पूछना है या अपने माता पिता से या किसी और से पूछना है। पता करके आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, इसको कमेंट करना है कि हम 100 नंबर पे करते हैं या 101 पे करते हैं या 102 नंबर पे करते हैं, इन तीनों में से कोई एक है। तो ये आपने पता करके बताना है। अब जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की, 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कि ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं, एक तो ईंधन होना चाहिए जिसमें आग लगानी है वो होना चाहिए, वायु यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऊष्मा यानी गर्मी होनी चाहिए, आग भी होनी चाहिए। हमें ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप तक ले जाने के लिए हमें ऊष्मा भी चाहिए। यानी कोई भी आग उत्पन्न करने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऊष्मा की भी आवश्यकता होगी जिससे हमने आग लगानी है। तो इस प्रकार अगर इन तीनों में से कोई भी एक वस्तु ना हो तो आग नहीं हो सकती। तो इनमें से कोई एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को हटाकर हम आग पर काबू पा सकते हैं। ठीक है। जैसे जो फायर ब्रिगेड आती है वो क्या करती है, उस जिसमें आग लगी हो उसके ऊपर पानी डाल के उसका जो ज्वलन ताप है उसको बढ़ा देती है, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है बच्चों। तो यदि कहीं विद्युत में यानी बिजली के द्वारा अगर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम आग बुझाने के लिए क्या करेंगे, तो जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी या कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगती है। तो यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन करके आग बुझाने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। और यदि आग पेट्रोल वगैरह से लग जाती है तो भी हम आग उससे नहीं बुझा सकते। तो उसको बुझाने के लिए फिर हम इन अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करते हैं, जो आपने स्कूल में, ऑफिस में ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे ये लगे होते हैं। ये आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। तो जो ये यंत्र होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये अग्निशामक का कार्य करता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण जो CO2 गैस है वो आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। यानी जहाँ भी आग लगी होती है अगर वहाँ पे हम ये इसका स्प्रे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज्वलनशील पदार्थ के चारों तरफ एक कंबल की तरह लिपट जाती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो CO2 का अतिरिक्त लाभ यह भी है कि यह सामान्यतः विद्युत उपकरणों को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है, तो सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, और यह न केवल आग के चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, जिससे यह अति उत्तम अग्निशामक
CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं जिसे, या पोटाशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट उन स्थानों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है जो आग बुझा देते हैं। तो यदि अगर हमारे पास ये यंत्र नहीं है और घर में कहीं मीठा सोडा है, तो जहाँ भी आग लगी है हम उसके ऊपर मीठा सोडा घेर देते हैं तो उससे भी आग बुझ जाती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, जय हिंद।